हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लीनियर पेयर से स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे और फिर तीन इक्वेशंस और तीन वेरिएबल में उसको अप्लाई करेंगे एंड उसके जो और जनरल कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 10th में लीनियर पेयर को सॉल्व करना जरूर सीखा होगा। लीनियर पेयर में तीन पॉसिबिलिटी थी। आइदर अगर आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, लेट अस सपोज कि इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है एंड दूसरा इक्वेशन जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आपने क्लास 10th में सीखा था और उसमें कुछ कंडीशंस भी थी कि कब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, कब इनकंसिस्टेंट होगी, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस करके देख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन देगी अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन थे केसेस, मैं जस्ट उसको दोबारा लिख रहा हूँ केवल। तो अगर ये होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। तो लाइंस ये जो थी वो कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस। उस केस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एंड कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये केस था नो सॉल्यूशन। एंड लास्ट केस जो था वो था अगर लाइंस ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे के ऊपर। तो लाइंस ओवरलैप करने के लिए जो केस था वो ये था, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सारे कोफिशिएंट्स अगर सेम रेशियो में हैं तो इस केस में हो रहा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। तो अगर मैं इनको डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो डायग्राम में देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा लाइंस आर नॉट पैरेलल, मतलब लाइंस का एक यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो इसको बोलेंगे ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट है ना यही अपना है यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या था, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी, लाइंस एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल हैं तो वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, तो नो सॉल्यूशन। जो थर्ड केस है उस केस में क्या होगा कि लाइंस ओवरलैप कर जाएगी। सपोज ये एक लाइन है और मैं ब्लैक से दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एक और लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस आर ओवरलैपिंग। तो जब लाइंस ओवरलैप करेगी तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी सिस्टम या किसी भी लीनियर पेयर का एक सॉल्यूशन या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम कहलाता है क्या, इनकंसिस्टेंट। तो हमारे केस में ये वाला केस एक सॉल्यूशन है और ये वाला केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये दोनों केसेस कहलाएंगे क्या, कंसिस्टेंट। और लास्ट बीच वाला है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये दोनों केसेस है तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट मैं ऐसे कर देता हूं इसको, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, तो एक तो है यहाँ पे, एंड ये वाला भी कंसिस्टेंट है।
और ये इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे 0 सॉल्यूशंस हैं। ऐसा किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है कि सर क्या 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप इसको खुद से सोच सकते हैं कि 2 लाइंस कभी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? अगर 2 लाइंस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐसी 2 लाइन बता दीजिए मुझे कि जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लाइन ऐसे गया और फिर ऐसे गया तो लाइन बचेगा कहाँ, वो कुछ और डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है या तो 1 सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा या 0 होगा, कभी भी 2 3 4 सॉल्यूशंस नहीं होंगे। आपको इस चीज को याद रखना है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसी को हम लोग क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। अब मैं उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिख रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इन 2 वेरिएबल। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये जो c है उसको राइट में लेके जा रहा हूँ, तो ये जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस c1 और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस c2। और मैं माइनस c1 और माइनस c2 को एक नया नाम भी दे रहा हूँ, d1 एंड d2। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कुछ इस टाइप का है। बेसिकली वो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने c माइनस c1 की बजाय उनको d1 लिखा है यहाँ पे। अब ये 2 लीनियर पेयर हमारे पास, ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं या एक लीनियर पेयर है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए तो क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे? क्रैमर्स रूल में आपको यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स को लिखना है। पहला डिटर्मिनेंट जिसको हम डेल्टा बोलेंगे, वो डिटर्मिनेंट होगा अपना कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल a1 b1 a2 b2। एंड जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा जिसको नाम हम दे रहे हैं डेल्टा 1, वो होगा डेल्टा में जो कॉलम 1 है उसको रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं। तो सॉरी, राइट हैंड साइड a1 a2 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 से, d1 d2 b1 b2। एंड डेल्टा 2 को लिखेंगे b1 b2 को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 से, तो हमको डेल्टा 2 मिल जाएगा a1 a2 d1 d2। अब इन 3 डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग इस लीनियर पेयर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला केस जो होगा वो होगा अगर डेल्टा 0 नहीं है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं इस केस में कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1 एंड द सेम एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्लास 10 के एक्सपीरियंस से हम लोग बोल सकते हैं इस केस में क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर डेल्टा नॉन जीरो होता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस पेयर का, और वो सॉल्यूशन हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरीके से, x विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी हैं। पहले वेरिएबल की है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड दूसरे वेरिएबल की है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। हम लोग इनफैक्ट इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ये x
इतना कैसे आ जाता है, y इतना कैसे आ जाता है। ओके, हम लोग जानते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू इतनी है, तो डेल्टा 1 को अगर हम चाहें d1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे। d1 क्या होगा बोलो, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y b1 b2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1। अब मैं कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपने पढ़े हैं मैं उनका यूज करूंगा। अगर मैं कॉलम 1 से मैं C1 को रिप्लेस कर रहा हूं C1 माइनस YC2, C1 माइनस YC2 से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो इसमें y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, जो डिटर्मिनेंट बचेगा दैट विल बी a1x a2x b1 b2। अब इसमें से हम लोग चाहे तो x कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, a1 a2 b1 b2, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा। तो हमको मालूम चल गया क्या, डेल्टा 1 इक्वल टू x डेल्टा, तो हेंस x विल बी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इस पूरे कंसेप्ट को याद रखना है। इनफैक्ट प्रूफ आपको इतना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, मोस्टली आपको प्रूफ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया फॉर नॉलेज। तो लेकिन आपको हाँ, ये जो आंसर्स निकले हैं इनको याद रखना है कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब x की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इस केस में इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। तो अपना इक्वेशंस वही है, a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। सेकेंड केस में हम लोग बात करेंगे जब डेल्टा जो हमने निकाला था वो जीरो हो जाए, a1 ये हमारा डेल्टा है। अगर डेल्टा जीरो होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। डेल्टा जीरो होने का मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल या ओवरलैपिंग, दोनों में से एक केस होगा। आप देख सकते हैं कि डेल्टा जीरो होगा मतलब क्या होगा, ये जो रोज हैं ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, तभी डेल्टा जीरो होगा। तो डेल्टा जीरो होने का मतलब है इफ दिस डेल्टा इज जीरो लाइंस आर पैरेलल, तो आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी आइदर डेल्टा जीरो होने का मतलब है आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इस केस में देखते हैं अगर डेल्टा जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इज नॉन जीरो, मतलब दोनों में से एक तो एटलीस्ट जीरो नहीं है, तब नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। इन दिस केस नो सॉल्यूशन। इस केस में लाइंस जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। इस केस में क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक भी नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि d1 अपॉन d2, सॉरी जो d1 d2 है तब उसको रिप्लेस करेंगे तो वो इसके सेम जो बचा हुआ रो है उसके सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा, तभी वो क्या होगा, नॉन जीरो। और अगर ऐसा होगा तो वो सेकंड वाला केस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस तुमको याद होगा क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, जो हम लोग उसमें लिखते थे वो c1 अपॉन c2, तो दैट इज सेम एज d1 अपॉन d2 यहाँ पे हो जाएगा। तो जब उस केस की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन वाला। और अगर इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड बोथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू जीरो, तब लाइंस कैसी हो जाएंगी, ओवरलैपिंग, और वहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम लोग आसान सा पहले एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के लिए। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x को मैंने 5 लिया है, y को 2 लिया है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। तो इसका आंसर हमको मालूम है ऑलरेडी, मैंने क्या सोच के लिया है आंसर, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, तो वो ऑलरेडी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन लेके मैंने लिया है। अब इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। तो इस केस में डेल्टा कितना होगा हमारा, जल्दी से बताइए, 1 1 1 माइनस 1, ये हमारा डेल्टा है। डेल्टा 1 कितना होगा, 1 1 सॉरी डेल्टा 1 जो होगा 7 3 1 माइनस 1, एंड डेल्टा 2 जो आएगा दैट विल बी 1 1 7 3। x हमारा क्या होता है, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा विल बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4। हमको मालूम है x क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा मीन्स माइनस 10 अपॉन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। y क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा दैट इज माइनस 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये सिंपल सा आंसर है, हमने क्वेश्चन सिंपल सा लिया था और जल्दी से आंसर निकाल लिया सिर्फ केस को समझने के लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा केस लेता हूँ जिसमें लाइंस पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, एंड लेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। आप देख सकते हैं जब x प्लस वाई 7 है तो 2x प्लस 2y कितना होना चाहिए, 14, तभी ये लाइंस ओवरलैपिंग हो पाएंगी। और अगर 13 है तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल ही नहीं है कभी। इसका मतलब ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे डेल्टा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो डेल्टा 1 होगा दैट विल बी 7 13 1 2, डेल्टा 2 जो होगा वो 7 और 13। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0, डेल्टा 0 है तो हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 चेक करेंगे। डेल्टा 1 14 माइनस 13 मीन्स 1। तो जैसा ही हमने देखा कि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 नॉन जीरो है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। अगर हम चाहें तो डेल्टा 2 को इग्नोर कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर निकालोगे भी तो क्या आएगा, 13 माइनस 14 दैट इज माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एज डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड केस में, जो थर्ड केस था उसको समझने के लिए मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज इसको 14 कर दिया, अब क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये कंसिस्टेंट हो गई है इक्वेशंस, दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस लिखी है, सेम लाइन। तो मैं यहाँ पे 7 14 और यहाँ पे 7 14, तो देख सकते हैं आप डेल्टा 0 होगा और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो लाइंस ओवरलैपिंग है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एज डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये था क्रेमर्स रूल ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। सेम लॉजिक हम लोग एक्सपेंड कर देंगे ऑर्डर 3 के लिए।
ओके, अब हम लोग 3x3 के लिए क्रैमर्स रूल देखते हैं। तो a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये हमारी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल x, y और z। हमको इनको सॉल्व करके x, y और z निकालना है। तो x, y और z निकालने के लिए हम लोग सेम लॉजिक फॉलो करेंगे जो हमने 2x2 में फॉलो किया था। तो हम लोग पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। इट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमारा डेल्टा 1 है, तो ये हमारा डेल्टा है। अब डेल्टा 1 लिखेंगे, तो डेल्टा 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 एंड d3 से। तो जो डेल्टा 1 हो जाएगा वो हो जाएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली हम लोग डेल्टा 2 लिखेंगे एंड डेल्टा 3। तो डेल्टा 2 लिखने के लिए हम लोग b1 b2 b3 कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से। डेल्टा 2 विल बी a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 and delta 3 will be equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 एंड d3। डेल्टा 3 के लिए हमने जो थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया d1 d2 एंड d3 से। तो ये 3 डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 और डेल्टा, ये चारों डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर हमारा डेल्टा, इफ डेल्टा इज नॉन जीरो, डेल्टा हमारा क्या है, नॉन जीरो, तब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये केस होगा यूनिक सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड का एक यूनिक पेयर होगा जो उस 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, वो ये होगा x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जैसे हमने ऑर्डर 2 में लिखा था, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। x क्या है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y क्या है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z क्या है, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब इसके बाद जो सेकंड केस होगा वो क्या हो सकता है कि अगर डेल्टा 0 हो जाए, तो सेकंड केस में यहां पे लिख रहा हूं पढ़ा के। सेकंड केस क्या होगा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा 0 होगा तो फिर हम लोग चेक करेंगे किसको, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, मतलब डेल्टा 0 है और इन तीनों में से एक नॉन जीरो है, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट, मतलब
कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ डेल्टा इज 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 is non-zero, then system of equations is inconsistent. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें जो थर्ड केस होता है उसकी बात करते हैं, जब डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों भी 0 हैं। ये अपना थर्ड केस है। अगर डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 ये भी 0 है, तो बेसिकली ये चारों के चारों 0 हैं। देन इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस केस में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इस केस के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग इस केस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको समझ सकते हैं। यूजुअली बुक्स में इस केस में हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही लिखा होता है, इसलिए मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो केसेस भी आएंगे जिसमें नो सॉल्यूशन होगा, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगेगा। आपको थोड़ा सा 3D का आइडिया होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन फॉर जो बोर्ड के पर्पज से और मेंस के पर्पज से आप ये मानेंगे कि थर्ड केस एग्जैक्टली यही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। और जो इसके अंदर केसेस होते हैं उसको मैं किसी एक सेपरेट वीडियो बना के सिर्फ उसी पार्ट के इस पर्टिकुलर केस को ही डिस्कस करूंगा, उसमें क्या क्या होता है। अभी के लिए हम मानेंगे कि थर्ड केस में एग्जैक्टली यही है, और मोस्टली आपको बुक्स में भी यही लिखा हुआ मिलेगा। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। हमको यूजिंग द क्रेमर्स रूल इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग 4 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा की बात करेंगे। डेल्टा जो है वो होगा 1 1 1 1 -1 1 3 2 -4। मैं डेल्टा की वैल्यू साथ में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अभी डेल्टा 1 मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्टली ओपन करके निकाल रहा हूँ। तो 1 × 4 - 2 -1 × -4 - 3 एंड +1 × 2 + 3। ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 + 7 9 + 5 14। तो ये हमारा डेल्टा के वैल्यू आ गया है 14। हम लोग डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 जो होगा, तो डेल्टा यहाँ पे नॉन जीरो है, इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डेल्टा 1 है 6 2 -5
6 2 -5 से कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया एंड बाकी दो कॉलम्स ऐसा लिखेंगे 1 -1 2 1 1 -4। डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई है 14। डेल्टा 2 अगर निकालेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू जो आएगी उसके लिए कॉलम 2 को 6 2 और -5 से रिप्लेस करेंगे। दिस विल बिकम 1 1 3 6 2 -5 1 1 4। इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -3 + 42 -11, तो 42 में से 14 चला जाएगा तो दिस विल बी 28। अब डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 की जो वैल्यू आएगी उसके लिए कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे 6 2 और -5 से, तो 1 1 3 1 -1 2। इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा, तो ये हो जाएगा 42। तो हमारे पास डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 3 तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड के आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में आंसर लिख रहा हूँ। x will be delta 1 upon delta means one 14 upon 14. y will be delta 2 upon delta 28 upon 14 means 2, and z will be delta 3 by delta, it is 3. तो x इक्वल टू आ गया है 1, y इक्वल टू आ गया है 2 एंड z इक्वल टू आ गया है 3। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम लिखा हुआ है हैज। 3 क्वेश्चंस पूछे हैं इसने। फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, सेकंड केस नो सॉल्यूशन कब होगा एंड थर्ड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे। तो हम लोग डेल्टा से निकालना शुरू करते हैं। डेल्टा विल बी 2a6 1 2 b 1 1 3। यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस तो सबसे फर्स्ट केस लिखा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट केस और यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मींस दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2b माइनस 3a प्लस ab -6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये जो बनेगा वो बनेगा ab -2a -3b, सॉरी -3a -2b एंड +6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक इसके फैक्टर हो जाएंगे, इन दोनों में से a कॉमन निकाल लो तो b -3, इसमें से -2 निकाल लो तो b -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस विल बी a -2 b -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 2 एंड b इज नॉट इक्वल टू 3। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होना है तो a और b पर ये कंडीशंस अप्लाई होंगी, a 2 नहीं होगा एंड b 3 नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नो सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड
डेल्टा शुड बी 0, A to 1 6B3 ये हो जाएगा, एंड डेल्टा 1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा 1 विल बी, ठीक है, इतना हो जाएगा डेल्टा 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा 1 जो आ जाएगा 4AB माइनस 8B माइनस 15A प्लस 30। तो इसमें से तो 4B कॉमन निकाल रहा पहले में से, तो A माइनस 2 माइनस 15 कॉमन निकाल लो, A माइनस 2, तो दैट इज 4B माइनस 15 एंड A माइनस 2। दिस इज अवर डेल्टा 1। तो अब हम लोगों को यहाँ पे डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है सेकंड केस के लिए। रीजन क्या है, देखिए, डेल्टा शुड बी 0, डेल्टा शुड बी 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, इसमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके सोच सकते हैं कि हमको ऐसा क्या कंडीशन बोल दें कि डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1 नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में सिंपली बोल देंगे कि वो नो सोल्यूशन वाला केस है। अब देख लीजिए, डेल्टा 0 कब कब है, जब A 2 है, एंड जब A 2 हो तब चलेगा, एंड या B 3 हो तब भी चलेगा। अब अगर B 3 हो जाए, अब मैं सिंपली बोल रहा हूँ B 3 है और A की वैल्यू 2 नहीं है, मैं स्पेसिफिकली A इज नॉट 2 एंड B इज 3, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा विल बी 0 एंड डेल्टा 1 विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है, A इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं, और जब B की वैल्यू 3 है तो ये कितना बनेगा, देख लो, -3 इंटू A माइनस 2, और दिस इज नॉट 0, तो फाइनली डेल्टा 1 विल बी नॉन जीरो एंड डेल्टा विल बी 0। तो सेकेंड केस के लिए जो कंडीशन बोल देंगे वो सिंपली इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं आंसर को ब्लू से लिख देता हूं, B is equal to 3, A is not equal to 2, एंड फर्स्ट केस में जो आंसर आएगा वो आएगा A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 3। सॉरी, A नॉट इक्वल टू 2, B नॉट इक्वल टू 3। फर्स्ट केस का आंसर ये होगा, A नॉट इक्वल टू 2, B एंड B नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ डेल्टा 2 लिखते, डेल्टा 2 विल बी दिस, नाउ डेल्टा 2 विल बी दिस। अब डेल्टा 2 में हमको एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 3 एंड 2 8 6 ये सेम प्रोपोर्शन में 2 रोज हैं, तो अगर सेम प्रोपोर्शन में 2 रोज होती हैं तो इसका मतलब डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, डेल्टा 2 विल बी 0। अब डेल्टा 3 निकालते हैं, तो हमको डेल्टा 2 भी मिल चुका है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डेल्टा 2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा 3 जो हो जाएगा वो 2 1 1 A 2 1 8 5 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम्स 8 माइनस 5 माइनस A टाइम्स 4 माइनस 5 प्लस 8 टाइम्स 1 माइनस 2, 3 to the 6 plus A minus 8, this is equal to A minus 2। तो डेल्टा 3 की वैल्यू है A minus 2, डेल्टा है A minus 2 इंटू B minus 3, डेल्टा 2 है 4B minus 3, 4B minus 15 इंटू A minus 2 एंड डेल्टा 2 इज 0। तो थर्ड केस के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए चारों डेल्टा 0 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है A और B की जिसके लिए चारों डेल्टा 0 हो जाए। डेल्टा 2 तो ऑलवेज 0 है,
सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रहा है हमको ऐसा, a इज इक्वल टू 2। अगर a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा देन डेल्टा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3 तीनों जीरो हो जाएंगे, एंड डेल्टा 2 तो ऑलरेडी जीरो है ही। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड केस का, दैट विल बी a इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जो D1, D2, D3 थे वो सारे क्या होंगे, जीरो। तो अब हम लोग इस सिस्टम की बात कर रहे हैं होमोजीनियस। तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अब होमोजीनियस सिस्टम में हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि डेल्टा इज A1 B1 C A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहां पे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, यहां पे डेल्टा 1 विल बी जीरो। क्यों, हम लोग कॉलम 1 को 0 0 0 से रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा 1 विल बी जीरो। सिमिलरली डेल्टा 2 भी क्या होगा, जीरो। सिमिलरली डेल्टा 3 भी क्या होगा, जीरो। तो यहां पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा नॉन जीरो है तब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा ये भी हमको मालूम है। सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। When delta is not equal to 0, then all the variables x, y and z will be equal to 0. That will be a trivial solution. तो हमारा जो इसमें फर्स्ट केस है that is delta is not equal to 0. तो ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन। x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू। अब इसमें सेकंड केस जो ये हो सकता है कि जब डेल्टा की वैल्यू भी जीरो हो जाए, जब डेल्टा जीरो हो जाए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो ऑलरेडी जीरो है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। When delta is equal to 0 implies infinite solutions। ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। एंड अगर कभी हमसे ये पूछा जाता है कि होमोजीनियस के केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होंगे, नॉन ट्रिवियल का मतलब 0 0 एंड 0, इसके अलावा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन कब होगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन तभी होगा जब केस 2 होगा। तो इनफैक्ट इस केस में बोल सकते हैं क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, दोनों ही इस केस में होंगे। अगर कभी हमसे ये बोला जाता है कि होमोजीनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो सेकंड केस ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को नोट बना के याद भी रखना है कि इन होमोजीनियस सिस्टम non-trivial solution exists only when delta equal to delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 equal to 0। ये चारों के चारों जब जीरो होंगे तभी हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड क्या कभी ऐसा हो सकता है कि होमोजीनियस
सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस में एटलीस्ट एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज देयर, 0 0 0 वो तो हमेशा ही होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है, एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो हमको के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इस सिस्टम का एटलीस्ट एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए ऑल द 4 डेल्टा शुड बी 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो 0 है ही, तो बस केवल हमको क्या करना है, डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले डेल्टा को निकालेंगे। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 के 3 के -2 2 3 -4, this should be equal to 0 for the non-trivial solution. So this implies 1 in times -4k plus 6 minus k minus 12 plus 4 plus 3 times 9 minus 2k should be equal to 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 6 -8 माइनस के प्लस 8k एंड 27 -6k शुड बी इक्वल टू 0। के वे देख लो कितना बचा है, तो प्लस में 8 है और माइनस में 10 है, तो माइनस के 2k बचेगा और 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 33 शुड बी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 33/2। ओके, हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली है 33/2। एंड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का था कि हमको इसका सॉल्यूशन भी निकालना था। अगर k की वैल्यू 32/2 है तो सॉरी, अगर k की वैल्यू 33/2 है तो k की वैल्यू 33/2 का मतलब सिर्फ ये है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को लैम्डा मान के बाकी दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट x इक्वल टू लैम्डा, तो हमारे पास ky प्लस 3z इक्वल टू माइनस लैम्डा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड ky माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, ठीक है। तो x इक्वल टू लैम्डा है, एंड किसी भी दो इक्वेशन से हमने ये इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं। k की वैल्यू पुट कर देंगे 33/2, तो ये हो जाएगा 33y प्लस 6z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, 33y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा। अब इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10z इक्वल टू 4 लैम्डा, z इक्वल टू 4/10 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 5।
z मिल गया है। अब किसी भी एक में z की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को y मिल जाएगा। तो y 33y was equal to minus 2 lambda minus 6z 6 इंटू z की जगह पे लिख देंगे 2 लैम्डा बाई 5। तो फाइनली ये बन जाएगा 12 लैम्डा बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस 22 लैम्डा बाई 5 एंड 33y इक्वल टू माइनस 22 लैम्डा बाई 5। तो यहाँ से y जो आ जाएगा 11 से काटने के बाद -2 लैम्डा बाई 15। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू -2 लैम्डा बाई 15, z इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 5 एंड लैम्डा बिलोंग्स टू r। ध्यान रखिएगा जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो वो इस फॉर्म में ही आएंगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कोई भी नंबर लेंगे और उसके फॉर्म में बाकी दोनों वेरिएबल को निकालेंगे।